एक बहू की 3 विधवा प्रेग्नेंट ननद। खटिए पर पड़ी त्रिवेणी जोर जोर से खांस रही थी। कुछ महीनों से वो बीमारी की बिछौने की जकड़न में थी। उसका बेटा खेतन खेतों में बनिहारी किया करता था। बदले में जो 4 पैसे आते उससे बड़ी ही मुश्किल से गुजर बसर चलता था। उसकी बीवी सीता बेहद ही सुलझी हुई स्वभाव की थी। ठंड की बहती बयार में घर की ओट पर बैठी हुई सीता खेतन के आने की राह देख रही थी। अरे आ गए आप। मैं आपकी ही बाट जो रही थी। राशन लाई है ना आप? हाँ सीता, भगवान ने नजर फेर दी, वरना जमींदार तो आज भी पैसे देने के लिए आनाकानी कर रहा था। यह गरीबी की मार किसी मौत से कम नहीं। हड्डियां तोड़कर मेहनत करने के बावजूद भी भिखारियों की तरह एक एक पाई के लिए जमींदार के आगे हाथ पसारना पड़ता है। अजी दिल छोटा ना करो। भगवान एक न एक दिन हमें इस गरीबी से निजात जरूर देगा। माँ जी को दवाई देने का वक्त बीत रहा है। मैं जल्दी से चूल्हे पर खाना चढ़ाती हूँ। अरे सीता, तुम्हारे हथेली की चूड़ी कहाँ है? अजी कच्ची चूड़ी तो काम करते टूट ही जाती है। तुम भी सोचती होगी ना सीता कि कैसा गरीब पति पल्ले पड़ा है तुम्हारे, जो तुम्हें खुला खर्चा देना तो दूर बाह भर चूड़ी भी नहीं लाकर देता। अगर तुमने मेरी तीनों बहनों के ब्याह में अपने जेवर न बेचे होते तो आज तुम्हारी कलाई में तुम्हारे बाबूजी के दिए सोने की चूड़ी सजी होती। अजी लगता है आप भूल गए हैं कि आपकी बहन नाते में मेरी नंद है और मैं उनकी भाभी। जेवर तो क्या, मैं उन पर अपनी जान भी न्यौछावर कर जाऊं। सीता का जीवन घनघोर गरीबी में घिरा हुआ था, मगर उसके मन में धन पाने की होड़ नहीं, क्योंकि उसके लिए धन कमाने से बढ़कर परिवार का मोल था। सीता झटपट से खाना बनाकर अपने पति को परोसकर त्रिवेणी को खिलाने लगती है, जिसके सास के शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो खुद खा सके। इसलिए सीता बहू बेटी से बढ़कर उसका ख्याल रखती। समय बीतता गया। फिर एक रात सीता की तीनों ननद बिगड़े हुए भेष में आंखों में आंसू लिए नंगे पांव भागती हुई अपनी भाभी के गले लग जाती हैं। भाभी! राधा, जिया, तारा, क्या हुआ? तुम तीनों ये क्या हालत बना रखी है तुम लोगों ने? एकाएक सीता की सोंझी नजर अपनी तीनों ननद के उभरे हुए प्रेग्नेंट पेट पर घिर जाती है और उसके मन में अपनी तीनों प्रेग्नेंट ननद की बिगड़ी दशा को देखकर तूफान उमड़ पड़ता है। भाभी, हमारी सास को जब पता चला कि हम तीनों प्रेग्नेंट हैं, तो उन्होंने हमें जबरन जोर जबरदस्ती के साथ रातों रात घर से खदेड़ दिया। मगर क्यों? कल्याणी जी ऐसा कैसे कर सकती हैं? भाभी, माँ जी ने अपनी पुराने रूढ़िवादी रीत रिवायत की गठरी हम तीनों के गर्भ पर लाद दिया। वो कहती हैं कि बहू का पहला बच्चा मायके में होता है। जब हमने यहाँ आने से मना ही की तो उन्होंने हमें दाने दाने पर आफत कर दी। ये कहते हुए तीनों ननद की दर्द आंसू बनकर बहने लगता है और सीता उन्हें सांत्वना देकर कहती है, बस चुप हो जाओ तुम तीनों। गर्भावस्था के इस पड़ाव में रोना पीटना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। इस भाभी के रहते मेरी ननद भूखी नहीं रहेगी। सीता अपनी तीनों ननद को खाना देती है। खाने के बाद उसकी तीनों ननद नींद के आगोश में समा जाती हैं। तभी खेतन लंगड़ाता हुआ घर में घुसता है। उसके एक पाँव में गहरी पट्टी बंधी हुई थी। अजी, ये आपके पैरों को क्या हो गया? अरे क्या बताऊं सीता, जमुना दास के बंजर खेत की जुताई कर रहा था। गलती से पाँव हल में घायल हो गया। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने दवा दारू दी है और 6 महीने की छुट्टी दे दी। कुछ भी समझ बूझ में नहीं आ रहा, अब खेत की बची खुची जुताई बुआई कैसे निपटेगी। अरे सीता, ये तीनों कब आई? सीता खेतन को सारी बात बताते हुए बोलती है, अजी, इस वक्त मेरी तीनों नंद गर्भ से हैं। अगर हम सभी घर में बंद जाएंगे तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? इसीलिए कल से आपके बदले मैं जमींदार के खेतों पर काम करूंगी। अगली सुबह सीता सूरज की लालिमा के साथ जागकर घरेलू कामों का निपटारा करके खाना पका देती है। तारा, राधा, सिया, मैंने खाना बना दिया है। तुम तीनों समय से खा लेना। मैं खेत पर जा रही हूँ। भूखी प्यासी बहू कड़ी मेहनत और बड़े बल के साथ बंजर जमीन की जुताई करती है। इस बीच उसका सारा शरीर पसीनों में तर हो जाता है और गहरी सांस भरती हुई गरीब बहू बोलती है, नहीं सीता, तेरी मजबूरियां तुझे इतनी जल्दी थकने की इजाजत नहीं दे रही, क्योंकि इस भाभी के कंधे पर 3 गर्भवती नंद की भूख का भार सवार है। अपने ही शब्दों में खुद को हिम्मत देती हुई गरीब बहू बिना रुके बीजों की बुआई करती है। देखते ही देखते सूरज ढलना शुरू हो जाता है। तभी जमीन का मालिक जमुना दास वहां आता है। अरे बहुत खूब, खेतन की लुगाई,
तूने तो सुबह से सांझ भर में जुताई बुआई दोनों निपटा दिया। बड़ा जोड़ है तुझमें। गरीबी और भूख श्रम करना सिखा देती है काका। मेरा मेहनताना दे दीजिए, मुझे राशन पानी खरीद कर घर पहुंचना है। मेरी गर्भवती नंद मेरी राह देख रही होंगी। हाँ, ये रहे तेरे दिन भर के पसीने के पैसे। दिन भर के श्रम के बाद सीता का चेहरा फीका पड़ चुका था, मगर अपनी भूख को भूलकर गरीब बहू बनिए की दुकान पर आती है। बैजू, जरा जल्दी से 5 किलो चावल, 5 किलो आटा और 2 किलो दाल दे दो। अरे अभी पहले का उधार बाकी तो चुकता किया नहीं कि चली आई एक नया उधार मांगने। सीधा सा फंडा है भौजाई जी, पैसा दो राशन लो। हाँ, पैसे हैं ना मेरे पास, ये लो पूरे 1000 रुपए हैं। इसे वही खाते में लिखा हिसाब काटकर बाकी का राशन दे दो। सीता के हाथों से पैसे लेकर बेईमान बनिया बैजू पल्ला झाड़ते हुए कहता है, अरे खड़ी क्यों हो, 1000 रुपए का हिसाब पूरा हो गया, चलो रास्ता नापो अब। ये सुनकर सीता की आंखों से बह रहे आंसू मुरझाए चेहरे को भिगोने लगते हैं और वो हाथ जोड़कर कहती है, नहीं नहीं, इतने निर्दयी न बनो बैजू। मेरी तीनों नंद गर्भ से है। अगर तुमने राशन नहीं दिया तो इस गरीबी में मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी। मैं विनती करती हूँ, थोड़ा अनाज बांध दो। गरीब बहू की आंखों से बहते आंसू देखकर बनिए का दिल पसीज जाता है और वो थोड़ा राशन तोल देता है। ये लो, 1 किलो आटा और पाव भर दाल है, उठाओ और जाओ। सीता राशन लेकर घर आती है और चूल्हा फूंक कर दाल रोटी बनाकर अपने पति और सास को खिलाकर अपनी गर्भवती ननद को खिलाने लगती है। इस बीच कभी तवा खाली होता तो कभी थाली, और देखते ही देखते रोटियों का थाक खत्म हो गया। ये क्या भाभी, सारी रोटियां तो खत्म हो गई। आपने भोर को भी कुछ नहीं खाया था और हमारे चलते अभी भी आपको भूखा रहना पड़ेगा। अरे तुम तीनों मेरी चिंता मत करो, मैं खेत पर खाना लेकर गई थी, उसी से पेट भरा है। बस भाभी, आपका बुझा हुआ चेहरा देख चीख चीख कर ये कह रहा है कि दिन भर के बीच में आपके पेट में एक दाना भी नहीं गया। राधा, इस घड़ी मुझसे कहीं ज्यादा तुम्हें खाने की जरूरत है। तुम्हारी भाभी तो फिर भी भूख बर्दाश्त कर लेगी। ऐसे ही समय तेजी से बीतता जाता है। गरीब बहू को जो भी छोटा बड़ा काम हाथ आता वो उसे किया करती। कभी खेतों में बनिहारी तो कभी ईंट की भट्टियों में बोझ ढोने का काम। आखिरकार उसकी महीनों की मेहनत ने बड़ा प्रतिफल दिखाया। उसकी तीनों ननद ने 9 महीने के पड़ाव को पार करके प्यारे से बेटों को जन्म दिया। मुबारक हो मेरी प्यारी ननद, आज से तुम्हारा ओहदा दुगना हो गया। भाभी, हमारे बच्चों पर असली हक आपका है। हमने तो केवल इन्हें कोख में रखा, मगर आपने रोजाना अपना खून पसीना बहाकर इन्हें सींचने के लिए बड़ी मेहनत की। बावजूद उसके खुद हर दूसरे दिन भूख की आंख में ददकती रही। हाँ भाभी, बस अब हमारी बारी है। हम तीनों ननद मिलजुल कर आपके बोझ को बांटेंगी। इस तरह सीता की तीनों ननद बारी बारी से उसके साथ बनिहारी करने लगी, जिससे घर चलना आसान हो गया। अब खैतान भी अपने पैरों पर ठीक से खड़ा हो गया और सभी की साझेदारी से उनके घर पर छाई घनघोर गरीबी का बदला छटना शुरू हो गया। सीता ने बुरे हालातों में भी हार नहीं मानी, जो उस गरीब बहू की बहादुरी को दर्शाता है। गरीब सास बहू स्वेटर बेचने वाली। बूढ़ी बबीता ओट पर बैठी आंखें गड़ाए स्वेटर बुन रही थी। उसकी आंखों के आगे झुर्रियां पड़ चुकी थी। घर में कुछ 4 जन थे, उसका बेटा महेंद्र, बहू सुनीता और 5 साल का पोता राजू। उनके घर की माली हालत कुछ खास नहीं थी, बस जैसे तैसे गुजर बसर चल रहा था। बबीता की बूढ़ी हथेलियों में कढ़ाई बुनाई की कला कूट कूट कर भरी थी, इसलिए वो बरसों से स्वेटर बुनते आ रही थी। माँ, मैं खेत जा रहा हूँ। अरे बेटा, आज इतने भोर सवेरे ही खेत जा रहा है? हाँ माँ, वो फसलों की कटाई पास आ रही है ना, तो बनिहारी का काम बढ़ गया है। अभी काम है सो करना मुनासिब है, फिर क्या खबर हम गरीब पर बेरोजगारी अपना कहर ढा दे। हाँ बेटा, ये तो हम गरीबों के लिए सबसे भारी चुनौती बनी रहती है। देख बेटा, जाड़े का मौसम आने को है। अगर पैसे मिले तो बाजार से ऊन लेते आना। राजू के लिए दस्ताने और मोजे बुन दूंगी। पिछले बरस ठंड में ठिठुरते हुए जाड़े की मार झेलकर स्कूल जा रहा था। ठीक है माँ, मैं ले आऊंगा। महेंद्र मर्म लहजे में हामी भरकर खेत की ओर अग्रसर हो जाता है और बबीता स्वेटर बुनने लगती है। कुछ देर बाद,
माँ जी, 10 बज गए हैं और अब तक आपने दातुन भी नहीं किया। चलिए उठिए, इस बुढ़ापे में इतनी देरी ठीक नहीं। बस बहू, ये बाजू की बुनाई बच गई है। रमा आती ही होगी स्वेटर लेने। तू चल, आती हूँ। बबीता स्वेटर बुनकर जैसे ही उठती है, रमा वहां आ खड़ी होती है। अरे बबीता, मेरे स्वेटर बुन दिए क्या? हाँ रमा, ये रहा तुम्हारा स्वेटर। अभी हाल ही बुनकर उठी हूँ। स्वेटर की सुंदर बुनाई देखकर रमा की आंखें चमक उठती है। बावजूद इसके रमा फीका सा मुंह बनाकर किलकिल करती हुई कहती है, बबीता, तू ना अव्वल दर्जे की भुलक्कड़ है। मैंने तुझे गुंबद की बुनाई करने को कहा था। तूने तो स्वेटर में फूल पत्तियों की बनावट गढ़कर स्वेटर की शोभा बिगाड़ दी। खैर, ये पकड़ 100 रुपया। अरे ये क्या रमा बहन, सिर्फ 100 रुपए? बाजार में उनकी लागत बढ़ गई है और स्वेटर बुनने में बहुत श्रम लगता है। रहने दे बबीता, तेरे पैर भी पैतरे मैं जानती हूँ। 100 रुपए से एक आने भी ज्यादा नहीं दूंगी। वैसे भी ऐसे बुने हुए स्वेटर हाट बाजार में भी बिक रहे हैं। तुझे तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि तू 4 पैसे कमा ले, इसीलिए बस तुझे स्वेटर बुनने को देती हूँ, समझी? रमा अपनी चिकनी चुपड़ी बातें बोलकर वहां से बचकर निकलती है। तभी सुनीता कहती है, माँ जी, आप आंखें गड़ाकर दिन रात स्वेटर बुनती हैं। बावजूद इसके रमा मौसी से लेकर सभी औरतें आपसे स्वेटर शॉल बनवाकर बदले में इतने कम पैसे देकर अपना पल्ला झाड़ लेती हैं। बहू, एक महेंद्र के कंधों पर सारा बोझ डालना सही नहीं, इसीलिए मैं स्वेटर बुन लेती हूँ। जो ही 10-20 रुपए मुनाफा हो रहा है। मगर माँ जी, उस 10-20 के पीछे अपना परिश्रम तो देखिए। सुनीता अभी ऐसा बोल ही रही थी कि अचानक कुछ लोग महेंद्र को कंधे पर संभाले लेकर आते हैं। अजी, आपके पैरों में क्या हुआ? अरे भौजाई, महेंद्र को खेत में करैत काट लिया रहा। जहर टखनों तक फैल गया था। तो डॉक्टर साहब को एक पांव काटे के पड़ गई हो। अभी कबहू काम ना कर पाई हैं। ये खबर सुनकर सास बहू स्तब्ध रह जाती है। उनकी आंखें नम हो जाती हैं। महेंद्र के अपाहिज होने के बाद घर की बिगड़ी दशा देखकर सुनीता बोलती है, माँ जी, मैंने तय किया है कि अब से मैं भी आपके साथ स्वेटर बुनने का काम करूंगी। कहते हैं ना कि गरीबी इंसान को सब कुछ सिखा देती है। घर में बढ़ती घटी को मिटाने के लिए गरीब बहू पूरी लगन के साथ अपनी सास से स्वेटर बुनना सीख लेती है। दोनों सास बहू सारा दिन स्वेटर बुनती। फिर एक दिन, क्या बात है बहू, तेरा चेहरा इतना बुझा बुझा क्यों दिख रहा है? क्या बताऊं माँ जी, सोचा था कि दोनों सास बहू साथ मिलकर स्वेटर बुनेंगी तो घर चलाना आसान हो जाएगा। मगर दिन रात के कड़े संघर्ष के बाद भी हमारे पास एक पाई की जोड़ती नहीं। स्वेटर की सिलाई बुनाई से जो पैसा बन पड़ते हैं वो कभी घर के खाली खत्ते भरने में लग जाते हैं और बचे खुचे पैसे राजू के बाबू के दवा दारू में लग जाते हैं। बहू, हियाब रख, भगवान कोई ना कोई राह दिखाएगा। समय बीतता है। फिर एक दिन शहर से सुनीता के बुआ का बेटा उससे मिलने आता है। अरे नरेश, तू? पाए लागू जीजी। नमस्ते माँ जी। माँ जी, ये मेरी बुआ का बेटा है, दिल्ली शहर में रहता है। अरे बहू, अब बातें ही करती रहेगी या जाकर नरेश के लिए चाय नाश्ते का जुगाड़ करेगी? सुनीता के घर में छाई गरीबी देखकर नरेश के मुंह की रंगत खोसी जाती है और वो झिझकते हुए बोल पड़ता है, दीदी, जीजा जी बिस्तर पर हैं। ऐसे में घर खर्च कैसे चल रहा है? मैं और माँ जी स्वेटर की बुनाई करते हैं, मगर सही मायने में वो पैसे पूरे नहीं पड़ते। दीदी, आप दोनों अपने हाथों के हुनर से अच्छी कमाई कर सकती हैं, क्योंकि शहर में रहने वाला हर एक बंदा हाथ से बुने हुए स्वेटर खोजता है। मैं आपके इस काम पर पैसे लगाऊंगा, आप सोच विचार कर बता दीजिएगा। नरेश की राय ठीक है बहू, मैं बरसों से स्वेटर बुनती आ रही हूँ। इस गांव में हमारे बुने स्वेटर का मोल 100 रुपए तक में ही सिमट कर रह गया है। शायद शहर जाकर हम गरीब सास बहू अपनी गरीबी को मात दे जाएं। गरीबी के तूफान से जूझती हुई सास बहू के जीवन में नरेश एक नाविक की नाई था। बबीता और सुनीता अपने परिवार के साथ शहर आ जाती हैं।
दीदी, मैंने पूरे 1 महीने का कमरे का किराया दे दिया है। ये रहे पूरे 10,000 रुपए आपके काम के लिए। शुक्रिया नरेश, मैं बहुत जल्द ये पैसे तुम्हें सूद के साथ चुका दूंगी। माँ जी, मैं स्वेटर के लिए ऊन लाने जा रही हूँ। दोनों गरीब सास बहू आस का दामन थामकर शहर में आकर नए सिरे से स्वेटर स्कार्फ सिलना बुनना शुरू कर देती हैं और साप्ताहिक बाजार में उन्हें बेचने पहुंच जाती हैं। स्वेटर ले लो, ऊन से बने गरम सस्ते स्वेटर ले लो। सुनीता की आवाज सुनकर एक बड़ी भीड़ भागते हुए उनके पास आती है और सानवी कहती है, वाओ, ये स्वेटर कितने यूनिक है और ये ऊन का स्कार्फ देखकर तो मेरा मन ललच गया। कितने का है ये? सुनीता के मन में अभी ये खौफ उथल पुथल मचा रहा था कि शहर में भी उन्हें मोल भाव की किलकिल ना सुननी पड़े, इसलिए वो नर्म लहजे में उस ग्राहक को बताती है, एक दाम दो, 100 है मैम साहब, क्योंकि ये ऊन के बने श्वेत हैं। ऐसे गर्म स्वेटर पूरा बाजार छान मारने पर भी नहीं मिलेगा। ये 2 स्वेटर और ये स्कार्फ पैक कर दो। सानवी के बाद सभी ग्राहक बढ़ चढ़कर उनके बुने स्वेटर की खरीदारी करते हैं। उस रोज के बाद से गरीब सास बहू की जीवन सुधरती चली गई। अब उनके सर से गरीबी की बदरा छटने लगी थी। तभी रोचक नाम का एक शख्स उनके पास पहुंचता है। क्या आप दोनों वही सास बहू हैं जो स्वेटर बुनने का काम करती हैं? हाँ साहब, मगर आप हमें कैसे जानते हैं? अरे, पूरे बाजार में आप दोनों की बेहतरीन स्वेटर बनने के चर्चे चल रहे हैं। मेरा नाम रोचक है, मैं कपड़ों का कारोबारी हूँ। अगर आप दोनों मेरे दुकान के लिए स्वेटर बुने तो बदले में आप अपने कला की कारीगरी की बड़ी कमाई कर सकती हैं। ठीक है साहब, हमें मंजूर है। ठीक है, ये लीजिए 50,000 रुपए एडवांस। बाकी पेमेंट स्वेटर तैयार होने के बाद मिल जाएगा। और हाँ, स्वेटर में बेबी कलेक्शन भी शामिल कर लेना। ये हमारे ऊन के बुने स्वेटर के बिजनेस के लिए फ्रूटफुल रहेगा। उस दिन से सास बहू रोजाना रोचक के लिए ऑर्डर पर स्वेटर बुनती है। सुनीता ने चंद ही दिनों में शहर के पहनावे ओढ़ावे को बारीकी से भांप लिया था। अब वो सिर्फ बटन वाले स्वेटर ही नहीं बल्कि कोटी स्वेटर, फुल फ्रॉक स्वेटर, मिरर वर्क स्वेटर कलेक्शन को शामिल कर लिया। वहीं बबीता जन्मजात बच्चों के लिए दस्ताने, मोजे, टोपी, स्वेटर बुनती, जिसके बदले में उन्हें रोचक की और बड़ी से बड़ी रकम मिलती। सुनीता ने अपने भाई से जो उधार लिया था वो उतर चुका था। साथ ही वो किराए के कमरे से उभर कर अपना घर बना चुकी थी। आज शहर में हर दूसरा इंसान सास बहू के बुने स्वेटर पहने नजर आ रहा था, जो उनकी कला और कारीगरी की एक बड़ी जीत है। विलायती बहू की चाय देने वाली गाय। युगल के बाबूजी, जरा ये तस्वीर तो देखना। इनमें से अपने युगल के बगल में कौन सी लड़की जचेगी? अरे भाग्यवान, हमारा बेटा 7 समंदर पार बिलायत में बैठा है, पर तुम हो कि उसकी शादी के सपने सजा रही हो। पूरा हक है मुझे, आखिरकार माँ हूँ मैं उसकी। एक ही तो इकलौता बेटा है। बरसों से उसके ब्याह का सपना संजोए बैठी हूँ। इतने धूमधाम से करूंगी ना अपने युगल की शादी की पूरा गांव टुकुर टुकुर ताकते रह जाएगा। गंगा अपने पति वसुधर से बेटे की शादी का सपना साझा कर ही रही थी कि अचानक उसका बेटा युगल अपनी विलायती पत्नी जिनी के साथ दहलीज पर दस्तक देता है। माँ, कहाँ हो? कहाँ हो माँ? देखो मैं आ गया। अरे ये तो अपने युगल की आवाज है। बरसों बाद बेटे की आवाज सुनकर गंगा के पांव जैसे जमीन पर नहीं ठहरते। वह दौड़ती हुई दरवाजे पर आती है और युगल के बगल में खड़ी विलायती बहू को देखकर दंग स्वर से कहती है, युगल, ये कौन है? माँ, ये जीनी है, मेरी बीवी और आपकी बहू। अरे 7 समुद्र पार जाकर सटिया गया है क्या? ऐसे कैसे कोई भी उठाई गिरी गंगा की बहू बन जाएगी? मैं नहीं मानती इस गोरी मेम को अपनी बहू। अरे इसके रंग बिरंगे मटमैले बाल और इसकी सफेदी के शौकीन शरीर को देखकर साफ तरीके से पता चल रहा है कि ये विलायती है, भारतीय नहीं। अरे भगवान, इसमें बिलायत और भारत का गठजोड़ क्यों कर रही हो? और फिर हमारी बिलायती बहू में क्या खामी है? सर से पांव तक खुद को साड़ी में ढका है। बिलायत में होने के बावजूद उसकी आंखों में लोक लाज भी है। अब जिन्नी हमारे घर की लाज है। वसुंधरा और युगल की बातें गंगा की बात पर भारी पड़ जाती हैं और विलायती बहू कहती है, मॉम, मुझे एक मौका तो दीजिए प्रूफ करने का दैट आई एम द बेस्ट बहू।
देख लो तुम दोनों बाप बेटे, ये बनेगी मेरी सर्वगुण संपन्न बहू। देखो कैसे अंग्रेजी छांट रही है। माँ जी, आपको मेरा इंग्लिश बोलना पसंद नहीं तो मैं हिंदी में बात करूंगी। जिन्हें आदर्श बहू बनकर घर की सब जिम्मेदारी बढ़ चढ़ कर संभाल लेती है। एक दिन, माँ जी, मैंने ऑलमोस्ट सब काम खत्म कर दिया है। मैं कुछ देर के लिए खेत खलिहान जा रही हूँ। थोड़ी देर में जिनी खेत खलिहान आ जाती है। सचमुच भारत देश अपने आप में अद्भुत है। आई लव इंडिया। ये नदी, नहर, खेत खलिहान, सब कुछ कितना सुंदर है। अचानक विलायती बहू की नजर एक बंजर खेत के बीचों बीच एक अधमरी गाय पर जाती है जो दर्द से गुहार लगा रही होती है। माँ, माँ। अरे, ये गांव वाले कितने बेरहम हैं। ये बेजुबान गाय दर्द के मारे मचल रही है, बावजूद इसके कोई भी इसका दर्द नहीं बांट रहा। जिनी उस गाय को थोड़ा पानी पिलाकर उसे अपने संग घर ले आती है। गंगा उन्हें देखकर गुस्से में आग बबूला होकर कहती है, अरे ये किसकी गाय उठा लाई, मेरी बोडेम बिलायती बहू। माँ जी, ये गाय बहुत दर्द में थी। कोई भी इसकी मदद को आगे नहीं बढ़ रहा था, इसलिए मैं उसे अपने संग ले आई। एक तो तू मेरे बेटे को फांस कर 7 समंदर पार करके मेरे घर में बिन बुलाए बाराती की तरह मेरे घर घुस आई है, और अब एक और नया आफत उठा लाई। अरे मेरा घर कोई धर्मशाला या गौशाला नहीं, और इस गाय का गोबर चारे का जिम्मा कौन उठाएगा? माँ जी, मैं करूंगी। अरे मेरी विलायती बहू, ये गाय का गोबर चारा विलायती मशीन नहीं जिसका बटन दबाते गर्र से गर्मा गर्म चाय कॉफी मिल जाए। सास के ताने बाने सुनने के बावजूद भी विलायती बहू के इरादे टस से मस नहीं होते। वह पौ फटने के साथ जाकर भली भांति गाय का गोबर चारा करती थी। बदले में उसकी दुधारू गाय उसे खूब सारा दूध देती। कम समय में गाय और विलायती बहू एक दूजे के सुर ताल को समझने बूझने लगी थी। ये सब देखकर गंगा रोजाना जल भूनकर राख होती। फिर एक रात, बहुत याराना बन गया है इस बेजुबान गाय और मेरी विलायती बहू के बीच। चलो गौ माता, अब तुम्हारे दूजे देश जाने का वक्त हो चला है। गंगा उस गाय को खोलकर उसका खूंटा खींचतानी करते हुए जबरन उसको सीमा से दूर खदेड़ देती है। ओह, ये गाय तो बड़ी हठी थी। खैर, मेरी चाल तो पूरी हो गई। सुबह उठकर जब जिनी गौशाला में कदम धरती है तो गाय को वहां ना पाकर उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह बोलती है, माँ जी, बाबूजी, युगल कहाँ है सभी? जल्दी आइए। अरे क्या बात है मेरी विलायती बहू, भोर सवेर घर को मछली बाजार क्यों बना रखा है? जिन्नी बहू, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? दादी जी, मेरी गाय गौशाला से गायब है। जाने बेचारी भूखी प्यासी कहाँ भटक रही होगी। जिन्नी बहू, चिंता मत कर। माल जल अपना घर कभी नहीं भूलते, वो आ जाएगी, धीरज धर। बेघर होने के बाद भूख से कुम्हलाई गाय एक चाय की दुकान के बाहर बिखरे कूड़े के ढेर के पास थसकरी मारकर बैठ जाती है और ग्लास में बचे कुचे चाय की बूंदों को चाटने लगती है और स्वाद के मारे उन ग्लास को निगल जाती है। वहीं दूजी ओर युगल और वसुधर को अपने कारोबार में बड़ा घाटा झेलना पड़ता है, जिसके बाद विलायती बहू का परिवार दाने दाने का मोहताज हो जाता है। और वह कहती है, अगर आज हमारी गाय हमारे पास होती तो उसका दूध बेचकर काम चल जाता, मगर वह आज भी छीन गया है। ये सुन गंगा की आंखों में आंसुओं का मेला लग जाता है और वह खुद अपनी मुंह ज़बानी सारा सच कह देती है। सारा दोष मेरा ही है बहू, शायद मेरी ही भूल की सजा तुम तीनों को भी भोगना पड़ रहा है। अचानक गाय उनके घर में आ धमकती है, पगुराई करते हुए पूंछ हिलाने लगती है। माँ जी, देखिए हमारी गाय आ गई। मैंने हर दिन तेरी राह देखी थी, मेरी प्यारी गाय। फिर गाय आंखें तरेरती हुई दूध देने का इशारा करती है। बहू, लगता है गाय दूध देने को बता रही है, बाल्टी ला। जिनी जल्दी से गाय के थन के नीचे बाल्टी लगाकर दूध दूहने लगती है, मगर दूध की बजाय बाल्टी चाय से लबालब भर जाती है। ये क्या है माँ जी? लगता है इतने दिन बाहर रहने से हमारी गाय बीमार हो गई है। जाने दूध की जगह क्या दे रही है? अरे बहू, हमारी गाय चाय देने वाली में बदल गई है। अगर हम अपने गाय की चाय को बाजार में बेचे तो कैसा रहेगा? ख्याल तो बढ़िया है,
इसी के साथ विलायती बहू का पूरा परिवार गाय और उसके दिए चाय से भरी बाल्टी को लेकर बाजार के एक नुक्कड़ पर खड़े हो जाते हैं। अरे आओ आओ प्यारे भाइयों और बहनों और पियो डायरेक्ट गाय की चाय। गाय की चाय? अरे रमणीक, सुना तूने? इनकी गाय के थन से दूध की बजाय चाय निकलती है। और फिर तो हमें भी इस विलायती बहू के गाय की चाय की चुस्की का लुत्फ लेना चाहिए। जरा 2 प्याली चाय पिलाना। जैसे ही दोनों दोस्त गाय के थन से निकले चाय की पहली चुस्की लेते हैं, उनके मुंह से विलायती बहू के गाय की चाय की बड़ाई निकल जाती है। अरे ये चाय तो एकदम अमृत का स्वाद दे रहा है। हाँ, इतनी जायकेदार चाय आज से पहले कभी नहीं पी। इस तरह एक के बाद एक करके गाय के थन से निकले चाय के लिए बड़ी भीड़ जुट जाती है। विलायती बहू और उसका पूरा परिवार सुबह से शाम तक चाय बेचते हैं। 2 दिन के भीतर ही फीकी सर्द लहरें जबरदस्त जाड़े में बदल जाती हैं। इस बीच लोग गाय की चाय की मांग बढ़ चढ़कर करने लगते हैं, जिसके चलते अल्प समय में ही उनके पास एक बड़ी रकम जुड़ गई। माँ जी देखिए, ये सारा धन हमारे गाय के थन का मूल है। अगर ये हमें दूध की जगह चाय नहीं देती तो आज हम लोगों को चाय पिलाने की बजाय किसी मंदिर या फुटपाथ पर हाथ पसारे बैठे होते। बहू, तूने एकदम सच कहा है, मगर बहू मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैंने ही तेरी प्यारी गाय को घर से खदेड़ कर बाहर फेंका था। मैंने इस गाय के साथ इतना गलत किया, फिर भी इस गाय ने हमारी मदद की। मुझे माफ कर दो मेरी विलायती बहू की प्यारी गाय। और इसमें एक अहम योगदान मेरी विलायती बहू का है। 7 समंदर पार होने के बावजूद मेरी बहू सर्वगुण संपन्न है। आखिर बहू किसकी है? इस तरह विलायती बहू की गाय की चाय के चलते ना सिर्फ उनके भले दिन फिर आते हैं, बल्कि जिनी को भी उसकी सास गंगा खुश मन से स्वीकार कर लेती है। और विलायती बहू की गाय आज भी अपने धन से उसे चाय देकर उनके जीविकोपार्जन का जरिया बनी हुई है। 3 आंख वाला जादुई घोड़ा। रामगढ़ गांव में दुलारी और गजोधर नाम का दंपति अपने 2 बच्चे बिन्नी और राजू के साथ रहते थे। उनके घर के बाहर एक तबेला बना हुआ था, जहां कई घोड़े बंधे हुए थे। अरे बेटा राजू, अरे जरा जल्दी से मेरे घोड़े टिम के लिए घास तो ले आ। अजी क्यों इस खच्चर घोड़े की खातिर भाव में भिड़े हो? मेरी मानो तो इस घोड़े को 2 दिन भूखा ही रहने दो। ये घास खाने में जरा भी आनाकानी नहीं करता, मगर थोड़ा बोझा इस पर लाद कर दौड़ने को कह दो, तब देखो कैसे खच्चर की तरह हपस कर बैठ जाता है। इसे छोड़कर बाकी के सारे घोड़े घास खाकर जैसे ही टंच होते हैं, टनाटन काम करने लगते हैं। जाने क्यों मुझे तो सारी तिकड़मबाजी इस घोड़े की तीसरी आंख की लगती है। अरे दुलारी, तुम भी ना जाने कौन से पुराने दौर की दकियानूसी बातें लिए बैठी हो। अरे अब हमारे इस घोड़े की 3 आंखें हैं, इसीलिए तो ये इस तबेले का टिम है। गजोधर के मुंह से अपना बखान सुनकर बेजुबान घोड़ा पूंछ हिलाते हुए हिनहिनाने लगता है। देखो बाबूजी, हमारा टिम अपनी बड़ाई सुनकर कैसे खुश हो रहा है। समय बीतता है और धीरे धीरे गजोधर के सभी घोड़े बीमारी से घिरने लगते हैं। ये देखकर गजोधर टूटे मन से कहता है, अजाने मेरे घोड़ों को किसकी टोक लग गई है। न घास खाते हैं न बोझा ढोते हैं। लगता है अब इनकी उम्र ढल रही है। एकदम सही मानो मिलाया है आपने। अब ये सारे घोड़े बूढ़े हो चले हैं, तभी इनसे एक भी बोरियों का बोझा नहीं ढोया जा रहा है। इससे पहले कि इनकी बूढ़ी चमड़ी एकदम चरमरा जाए, इन्हें किसी अश्वपालक के हाथों बेच दो, वरना ऐसा ना हो कि इन घोड़े से हमें भारी घाटा हो जाए। हाँ दुलारी, तुम सही कह रही हो, इन्हें बेच देना ही बेहतर होगा। अगली भोर गजोधर उनको बाजार में खरीदारों के हाथों बेच आता है। अरे तुमने इस 3 आंख वाले मुए घोड़े को क्यों छोड़ दिया? इस खच्चर को भी किसी खरीदार के हाथों बेच देते हैं। नहीं दुलारी, टिम मेरे लिए परिवार का हिस्सा है। जहां गजोधर और उसके दोनों बच्चों को उस 3 आंखों वाले घोड़े से लगाव था, वहीं दूसरी ओर दुलारी के लिए वो घोड़ा आफत था। एक भोर, ये 3 आंख वाला घोड़ा मेरे घर के लिए घाव बन गया है। घास और चने चरने को दे दो लाट साहब को। मजाल है जो एक भी डग पीछे सरका दे। अब इसे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। ताव में आकर दुलारी अपने 3 आंखों वाले घोड़े को खाने को रूखी सूखी घास की पुलिया देने लगी थी, जिससे धीरे धीरे उसकी खुराक बेहद ना के बराबर हो गई
और सेहत उसका साथ छोड़ गई। सैकड़ों जानवर के डॉक्टर से जांच पड़ताल करा लिया, लाख दवा दारू के बाद भी टिमटिम की सेहत टस से मस नहीं हो रही। जाने इसे हुआ क्या है। घोड़े की दुबली दशा देखकर दुलारी का दिल पसीज जाता है, जिसके साथ उसकी आंखों में आंसू झलक जाते हैं और वो अपनी गलती का अंगीकार करते हुए कहती है, सारी गलती मेरी है। मैंने टिमटिम को हरी भरी घास पर भी दूभर कर दिया। अगर मैं उसे रोजाना पिलपिली घास का पुलिया नहीं परोसती तो आज वो भला चंगा होता। उसकी जांच में घर की जोड़ती भी नहीं जाती। घर के खत्ते खाली हो गए, ना बनाने को रसोई में दाना है, ना राशन पानी खरीदने को एक पाई बची है। कोई बात नहीं माँ, मैं और बिन्नी भूखे रह लेंगे, बस आप टिमटिम को खदेड़ना मत। इस तरह बिगड़ी हुई माली हालत के चलते परिवार के चारों सदस्य भूखे ही सो जाते हैं, मगर भूख से मचलते हुए देर रात बिन्नी और राजू की आंखें खुल जाती है। तभी फाटक को फाड़ती हुई एक चमक उनकी आंखों में चकाचौंध हो जाती है। राजू भैया, वो देखो, हमारे तबेले से सितारे जैसी सुनहरी रोशनी चमक रही है। बिन्नी, लगता है तबेले में कोई चोर उचक्का घुसाया है। माँ बाबूजी को जगाना चाहिए। बिन्नी अपने माता पिता को झकझोर कर उठा देती है। जैसे ही चारों उन तबेले में आते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखते हैं कि उनका घोड़ा सर से पांव तक सोने में चमकता दमकता सुडौल खड़ा था और उसकी तीसरी आंख से निकल रही थी एक विभोर चमक, पूरे तबेले के चप्पे चप्पे को अपनी चमक से उजागर कर रही है, जिसे देखकर चारों एक ही सुरताल में बोल पड़ते हैं, ये तो जादुई तीन आंखों वाला घोड़ा है। तुम सभी जन ने सही पहचाना, मैं जादुई 3 आंखों वाला तिलिस्मी घोड़ा हूँ, जो कुछ बरस पहले दूर बसे मनिहार राज्य के राजा के रथ तांगे से बंधा था। केवल राजा को मेरे जादुई त्रिनेत्र के बारे में जानकारी थी, परंतु ये खबर बहुत दिनों तक छुपी न रह सकी और फिर मुझे हथियाने की होड़ में राज्य के कुछ भूखे भेड़ियों ने राजा को मार दिया और मैं वहां से भाग निकला ताकि मैं गलत हाथ में ना पड़ूं। और यहाँ तुमने मुझे खरीदा तो पहले दिन से मैं तुम दंपति को परख रहा था, और आज जो कि मैं तुम्हें भांप चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हें प्रतिफल देता हूँ। मेरे जादुई 3 आंखों वाले तिलस्मी घोड़े, क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो? मैं और बिन्नी भूखे हैं। राजू, मैं तुम्हें खाना तो नहीं, मगर वो धन दे सकता हूँ जिससे संसार की सभी चीजें तुम्हें संत मेत में पाओगे। ऐसा कहते हुए जादुई 3 आंख वाला तिलिस्मी घोड़ा अपनी आंखों से सोने के सिक्के बरसाने लगता है। देखो दुलारी, तुम्हारे दुखों का खात्मा तुम्हारे सामने है। गजोधर, तुम सुबह होते ही इन सोने के सिक्कों को बेचकर अपने बाल परिवार की जरूरत पूरी करना। भोर होते ही गजोधर उन सिक्कों को एक बड़े सुनार से सौदा कराता है, जिससे उसके घर का चूल्हा जलता है। जादुई घोड़ा हर एक रात उन्हें खूब सारा धन देता है, जिससे गजोधर के घर पर मंडराती हुई गरीबी की बदरा छट चुकी थी और वो रामगढ़ गांव के सबसे रईस घराने की पहली श्रेणी में शुमार हो गए थे। एक दिन मनसुख गजोधर के पास आता है। अरे मनसुख, तू कितने वक्त बाद मुझसे मिलने आया है? अरे क्या बात है? अब मेरे यार, तेरे चेहरे पर ये चिंता की लकीरें कहाँ उभरी है भाई? गजोधर, मेरा घर बार सब कुछ बाढ़ में बह गया, जिस कारण मुझे अपने बाल परिवार के साथ रातों रात पलायन करना पड़ा। तो क्या तू मेरे ही गांव में रह रहा है? हाँ मेरे भाई, मगर मेरे हाथ बड़ी तंगी से जकड़े हुए हैं। न जेब में एक खोटा सिक्का है, न सर पर छत है। मैं तो दोनों ही सूरत में हारा बैठा हूँ, न एक जिम्मेदार पति बन सका और न एक बेहतर बाप। तू हताश मत हो, आ मेरे संग। गजोधर मनसुख को लेकर तबेले में आता है। ए मेरे जादुई 3 आंखों वाले घोड़े, मेरा दोस्त मुसीबत में है, इसकी मदद करो। ये सुनकर जादुई तिलिस्मी घोड़ा बड़ी होड़ के साथ हिनहिनाते हुए सर से पूंछ तक सोने के ढांचे में बदल जाता है, जिसके साथ उसके तीसरी आंख से तेजोमय रोशनी के साथ खूब सारे सोने जमीन पर बिखर आते हैं। खौफ न खाओ मनसुख, आगे बढ़ो और अपने हक का सोना उठा लो। ये क्या चर है? ये घोड़ा तो इंसान की भांति बोलता है और जादूगर की तरह करिश्मा दिखाता है। मनसुख, दरअसल ये 3 आंखों वाला तिलिस्मी घोड़ा है जो बेबस और बेसहारों की मदद करता है। मनसुख जादुई 3 आंखों वाले घोड़े को तहे दिल से शुक्रिया बोलकर चला जाता है। समय बीतता है। एक दिन खेतन गजोधर का किवाड़ खटखटाता है। अरे खेतन भाई, आप? हाँ भाई, गजोधर है क्या? जी, वो तो काम से बाहर गए हैं, मगर आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या कहूँ भौजी, अब की बार सारी फसल बर्बाद हो गई है। सूदखोर से बड़े ब्याज पर पैसा लेकर फसल बोया था। वो रोजाना दहलीज पर आकर 4 बात बोल जाते हैं।
मदद का आस लेकर आए थे। बहुत अच्छा किया खेतन भाई जो आप चले आए। आपके हताशपने का हल यही है। दुलारी खेतन को तबेले में बंधे जादुई 3 आंख वाले घोड़े के पास लाती है। ऐ मेरे जादुई घोड़े, इन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है, इनकी मदद करो। इससे पहले खेतन कुछ समझ बूझ पाता, घोड़ा बड़े हुड़दंग के साथ हिनहिनाते हुए सोने में ढलकर सोने के सिक्के की बरसात कर देता है। ये क्या बला है भौजाई? अरे घबराओ नहीं खेतन भाई, ये जादुई घोड़ा है जो मशलूबों की मदद करता है। शुक्रिया जादुई घोड़े, तुमने मेरे घर को ढहने से बचा लिया। ये कहकर खेतन वहां से चला जाता है और गजोधर और दुलारी दोनों दंपति साथ मिलकर अपने जादुई 3 आंखों वाले तिलिस्मी घोड़े के साथ लगातार गरीबों की मदद करने लगे। सास की 2 मोटी और 3 पतली बहुएं। घर के सभी लोग खाने की टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ खाने की टेबल पर दिशा और मानसी खाना खा रही होती है। उनके आगे की थालियों में ढेर सारा खाना भरा होता है। अरे मानसी, जरा मुझे अचार और सलाद तो देना। हाँ हाँ, ये लो, बिना अचार और सलाद के तो खाना खाने का मजा ही नहीं आता। तभी उन दोनों की सास उनसे कहती है, अरे हाँ हाँ, खाओ खाओ। अरे कम से कम दूसरों के बारे में भी सोच लेना। तुम्हारी 3 देवरानी अभी हैं, बेचारी बिना खाए सूख कर कांटा होती जा रही हैं, और तुम दोनों खा खा कर मोटी हो गई हो। अरे क्या माँ जी, जब देखो हमें नजर लगाती रहती हो, आपको और कोई काम नहीं है क्या? अरे हमने इन्हें खाने से रोका थोड़ी है, अगर इन्हें खाना खाना है तो खा सकती हैं। भला हमारे ना खाने से ये मोटी थोड़ी ही हो जाएंगी। तुम दोनों ही पूरे परिवार का अकेले का खाना खा जाती हो तो इनको क्या बचेगा? और फिर खा खा कर तुम इतनी मोटी हो गई हो, तुमसे घर का एक काम भी नहीं होता। अगर अभी कहूंगी कि अपनी प्लेट रसोई में रखाओ तो तुमसे वो भी नहीं होगा। अरे माँ जी, कोई बात नहीं, हम तीनों मिलकर खाने की टेबल को साफ कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अरे तुम तीनों ने इस घर के काम को करने का ठेका थोड़ी ले रखा है। जब ये दोनों भी इसी घर में रहती हैं तो इन्हें भी थोड़ा बहुत काम कर लेना चाहिए। अरे माँ जी, अगर ऐसी बात है तो हम खाने की टेबल खुद साफ कर देंगे, आप चिंता मत करो। अरे नहीं दीदी, हमारे होते हुए आप दोनों को काम करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने आप सारा काम कर लेंगे। यही तो सारी बात है, तुम तीनों ने ही इन दोनों की आदत खराब कर रखी है। अरे माँ जी, आप खुद सोचो, छोटों के होते हुए बड़े काम करेंगे तो अच्छा थोड़ी ही लगता है। तुम्हें जैसा ठीक लगता है वैसा करो, मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोलूंगी। राजवती खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद देखते ही देखते सब लोग खाना खा लेते हैं। लेकिन मानसी और दिशा अभी भी खाने की टेबल पर बैठकर खाना ही खा रही होती हैं। हे भगवान, ये सारा खाना तो खत्म हो गया, लेकिन मेरा पेट तो भरा ही नहीं। पता नहीं क्यों हमारी तो देवरानी भी हमारे खाने में कंजूसी करती है। दिशा और मानसी की ये बातें वो तीनों रसोई के दरवाजे से सुन लेती हैं, जिसके बाद वो तीनों आपस में बात करने लगती हैं। पूरे घर का खाना खत्म करने के बाद भी इन्हें शर्म नहीं आती और कह रही है कि हम तीनों इनके खाने में कंजूसी करते हैं। अरे इन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम तीनों अकेले ही घर का सारा काम कर लेती हैं, इनसे कोई काम भी नहीं करवाती। अगर हमारे जितना ये काम करने लगी तो पता नहीं इनका क्या होगा। लेकिन एक बात का तो फायदा है, हमारे घर का खाना बच नहीं पाता। अगर ये खाना बचा दे तो बेचारे जानवरों को चला जाए, लेकिन इन्होंने तो हद ही पार कर दी है। चलो अब हम लोग अपने कमरों में चलते हैं। इन दोनों ने कहा था ना कि ये दोनों मिलकर खाने की टेबल को साफ कर लेंगे। अरे हाँ, सही कहा तुमने, थोड़ा सा इन्हें भी तो काम करने देती हैं। वो तीनों अपने कमरे में चली जाती हैं, जिसके बाद मानसी और दिशा खाना खाने के बाद कई देर तक खाने की टेबल पर ही बैठी रहती हैं। हे भगवान, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। बिना हिले डुले काश हम ये पूरी खाने की टेबल को साफ कर पाते। चलो चलो, बहुत हुआ, अब हमें उठकर ये खाने की टेबल को साफ करना ही होगा। दोनों उठती हैं और धीरे धीरे खाने की टेबल को साफ करने लगती हैं, लेकिन एक थोड़े से काम में भी उनकी हालत बुरी हो जाती है। हे भगवान, मैं तो इन प्लेटों को वापस किचन में ले जाते ही थक गई हूँ। कब से मैं इस टेबल के दाग को छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये छूट ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूँ? अरे बहुत हुआ, चलो अब यहाँ से चलते हैं। कल सुबह वो तीनों अपने आप समय से इस टेबल को साफ कर ही देंगी। ऐसा कहकर मानसी और दिशा दोनों ही अपने कमरों में सोने के लिए चली जाती हैं। जिसके बाद अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, राजवती जोर जोर से चिल्लाने लगती है।
अरे करमजली कलमोही, तुम दोनों ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। एक तो खा खा कर भैंस जैसी हो गई हो, और फिर एक काम बताओ तो वो भी तुमसे नहीं होता। राजवती की बातें सुनते ही दिशा और मानसी उठकर आती हैं और कहती हैं, अरे क्या हुआ माँ जी, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? आपकी आवाज ने तो हमारे कान के पर्दे फाड़ दिए। आखिर क्या बात हो गई है? हे भगवान, इन दोनों का मैं क्या करूं? इस तरह तो ये सुधरने वाली नहीं। मुझे इन्हें सुधारने के लिए कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढना ही होगा। अरे माँ जी, क्या हुआ? अब क्यों आपकी जुबान को सांप सूंघ गया है? बोलो, क्यों चिल्ला रही थी इतनी सुबह सुबह? वो दरअसल मैं कुछ दिनों के लिए तमन्ना, रेखा और अंजलि के साथ गांव जा रही हूँ। तुम दोनों को नहीं लेकर जा रही, क्योंकि घर में भी कोई समझदार इंसान चाहिए। अब तुम दोनों इतनी समझदार हो तो तुम्हें घर में ही रहना चाहिए। ये सुनते ही दिशा और मानसी दोनों चुप हो जाती हैं, जिसके बाद वो कहती है, अरे लेकिन माँ जी, हम दोनों अकेले इस घर की जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे? और फिर हम सभी के पति ऑफिस भी जाते हैं, उनका खाना भी बनाना होगा। अकेले हमसे ये सब कैसे होगा? जैसे अकेले तुम इतना सारा खाना ठूसती हो, वैसे ही अकेले इस घर के सारे काम तुम्हें ही करने होंगे, और ये मेरा आखिरी फैसला है। ऐसा कहकर राजवती अपनी तीनों पतली बहुओं के पास जाती है और उन्हें गांव जाने के लिए तैयार कर देती है। कुछ ही देर में राजवती अपनी तीनों पतली बहुओं को लेकर गांव निकल जाती हैं, जिसके बाद घर में सारा काम फैला होता है। इतना सारा काम देखकर तो मुझे चक्कर आ रहा है। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? तुम्हें चक्कर आ रहे हैं और मैं तो बस बेहोश होने ही वाली हूँ। हम अकेले काम कैसे करेंगे? अब हमारी तीनों देवरानियां भी यहाँ पर नहीं हैं। पूरे 1 घंटे सोचने के बाद दिशा और मानसी धीरे धीरे घर के काम करने लगती हैं। उन्हें काम करते करते रात के 10 बज जाते हैं, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा थक जाती हैं। हे भगवान, ये क्या मोटापे की वजह से मुझसे तो पोछा भी नहीं लगाया जा रहा। तुम पोछे की बात करती हो, मुझसे तो झाड़ू भी नहीं लगाई जा रही है और डस्टिंग भी नहीं की जा रही। अब मुझे समझ आया कि हमारी तीनों देवरानियां कितना काम करती थीं। दोनों की दोनों अपनी देवरानियों को याद करने लगती हैं, जिसके बाद रात का खाना अभी बनाना रह गया था। वो दोनों रसोई में जाती हैं और खाना बनाना शुरू करती हैं। देखते ही देखते खाना बनाते बनाते रात के 12 बज जाते हैं। अरे अरे, कितनी देर हो गई है, अभी तक खाना भी नहीं लेकर आई हो। एक ही दिन में इन दोनों का ये हाल है, पता नहीं बाकी के दिनों इनका क्या हाल होगा। अरे दिशा, तुम्हें कोई मदद चाहिए हो तो बता देना। अरे अरे, तुम ये क्या कह रहे हो? माँ ने साफ मना किया है इनकी मदद करने के लिए। 12 बज गए हैं, और कितनी देर लगेगी खाना लाने में? तभी राजवती की दोनों मोटी बहू जैसे तैसे करके खाना बनाकर लाती हैं और राजवती की तीनों बेटों को खिला देती हैं। लेकिन पूरे दिन काम करने की वजह से रात को उनका खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता और वो दोनों भूखी ही सो जाती हैं। ऐसे ही रोजाना वो जैसे तैसे घर के काम करती, लेकिन काम करने के बाद वो खाना खा ही नहीं पाती, जिसके चलते उनका मोटापा धीरे धीरे घटने लगता है। अरे देखो जरा मानसी बहन, मेरा कितना मोटापा घटा है। हाँ हाँ, बिल्कुल मुझे दिख रहा है। घर के काम करते करते हमारा पूरा मोटापा घट गया है। अब तो हम दोनों भी अपनी देवरानी और अपनी सास की कैटेगरी में आने लगी हैं। वो ऐसा बोल ही रही होती हैं कि तभी वहां पर राजवती अपनी तीनों बहुओं को लेकर पहुंच जाती हैं और अपनी मोटी बहू को पतला देख हैरान रह जाती हैं। अरे वाह, क्या बात है, तुम दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। 1 हफ्ते में ही तुमने अपना सारा वजन घटा लिया। हमें समझ आ गया है माँ जी, आपने हमें सबक सिखाने के लिए ही ये सब किया था, लेकिन इससे हमें बहुत फायदा हुआ। अब हमें घर के काम करने की आदत भी पड़ गई है और हमारा मोटापा भी घट गया है। आज से हम दोनों अपनी तीनों देवरानियों के साथ मिलकर घर के काम करवाया करेंगे। उस दिन के बाद से दिशा और मानसी दोनों अपनी देवरानियों के साथ मिलकर काम करवाने लगती हैं। ये सब देखकर राजवती बहुत खुश होती है और अपनी 5 बहुओं के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।